नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। अशांत अफगानिस्तान में आज तक की निडर रिपोर्टिंग जारी है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने आज अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। बगराम एयरबेस वो जगह है जहां से अमेरिका अफगानिस्तान में अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देता था। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सेना ने जिस जगह पर और वहां से होने वाले ऑपरेशंस पर 2 लाख करोड़ डॉलर खर्च किए, उस जगह से वो रातों रात बिना अफगान सेना को कुछ बताए चली क्यों गई। इसके बाद करगिल युद्ध के शहीदों को नमन करेंगे। आज करगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई की इस तारीख पर करगिल की दुर्गम चोटियों पर लहराते हुए शौर्य के तिरंगे की तस्वीरें अंकित हैं। द्रास से लेकर दिल्ली तक आज कैसे भारत के वीर जवानों का पराक्रम गूंजता रहा, तस्वीरों की मदद से इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह भी देखिएगा कि भारतीय सेना ने इस बार शहीदों के सम्मान के लिए कौन सा हाई हॉर्स पावर तरीका अपनाया है। ये श्रद्धांजलि का ऐसा तरीका है जिसमें एक्सेलरेटर के साथ सिर्फ बाइक आगे नहीं बढ़ती, बल्कि भारत का जोश भी बढ़ता है और दुश्मन को सीधा संदेश भी जाता है। इसके अलावा भारत में ट्रेंड कर रही ट्रैक्टर पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। किसानों के ट्रैक पर राहुल गांधी ने जो ट्रैक्टर आज दौड़ाया है, उससे किसान आंदोलन वाली राजनीति का टॉप गियर लग गया है। इस राजनीति ने वायरल तस्वीरों के साथ साथ वायरल संदेश भी दिया है, जिसे समझना जरूरी है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। इस संघर्ष में दोनों राज्यों के कई नागरिकों को भी चोटें आई हैं। असम पुलिस के अनुसार सोमवार को झड़प असम के कछार इलाके के लैलापुर में हुई। असम पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने असम सरकार के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की है और मिजोरम सरकार के गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में असम के 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ के ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार कर मिजोरम पुलिस के पोस्ट तक आए और वहां तोड़फोड़ की। असम पुलिस की हरकत पर मिजोरम के कोलासिब जिले के नागरिक मौके पर पहुंचे। निहत्थे नागरिकों पर असम पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। मिजोरम सरकार असम सरकार के अन्यायपूर्ण कृत्य की निंदा करती है। मिजोरम सरकार मांग करती है और असम के साथ सीमा विवाद जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इस तनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और मामले को शांति से सुलझाने को कहा। ये समय की बड़ी खबर और अप्रत्याशित तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 2 राज्यों की सीमाओं पर इस तरह की तस्वीरें हो सकती हैं, इस तरह की झड़प हो सकती है। ये अपने आप में सख्ते में डालने वाली बात है। असम और मिजोरम के इस सीमा पर ये इस तरह की तस्वीरें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम, इस समय का अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि तस्वीरों में हम लाठियां चलते भी दिख रहे हैं और घायल जवानों को भी देख रहे हैं। जी श्वेता, अभी तक जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक 6 असम पुलिस के जवानों की मौत हो चुकी है। लगभग 40 के आसपास और लोग घायल हैं। ये सिर्फ असम की तरफ का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मिजोरम साइड में भी कई लोग घायल हैं, लेकिन आंकड़ा अभी तक नहीं मिल पाया है मिजोरम साइड से। तनाव अभी भी बरकरार है वहां पर और चूंकि रात हो चुकी है इसलिए अभी स्थिति काबू में है, लेकिन तनाव बेहद तनाव बरकरार है, खास तौर पर लैलापुर इलाके में जहां पर सीमा विवाद बरसों से चला आ रहा है। और दोनों ही राज्यों की ओर से कोशिश की जा रही है, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने आपस में बातचीत की है। गृह मंत्रालय की ओर से हस्तक्षेप किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार दोनों ही राज्यों की ओर से उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, डीजीपी लेवल की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अब चूंकि ये जो विवाद है ये खूनी हो चुका है, इस वजह से इसको सुलझाना बेहद जरूरी है। एक ही देश में इस तरह 2 राज्यों का लड़ना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय दोनों राज्यों के साथ मिलकर बातचीत की कोशिश कर रहा है, समाधान खोजने की कोशिश चल रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम जाकर मामले को सुलझाने के लिए तैयार होने की बात की है, लेकिन दोनों राज्यों की सरकारों के बीच तनाव साफ दिख रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था कि मिजोरम लौट रहे निर्दोष लोगों के साथ गुंडागर्दी की गई है। इस तरह की हिंसक घटनाओं को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके जवाब में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने
ट्विटर पर लिखा, माननीय जोरमथंगा जी, कोलासिब के एसपी ने हमसे कहा है कि जब तक हम अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हट जाते तब तक उनके नागरिक सुनेंगे नहीं और हिंसा नहीं रोकेंगे। ऐसे हालात में सरकार कैसे चला सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा, आशा है कि आप जल्द से जल्द दखल देंगे। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली जरूर हैं, लेकिन दो राज्यों की सीमाओं पर जो हुआ है वो तस्वीर का एक एक पल बयां कर रहा है अपने आप। किस तरीके से लाठीचार्ज, उसके साथ गोलियां, आंसू गैस के गोले और एक तरफ घायल जवानों की तस्वीर। अफगानिस्तान के हालात पर आज तक लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और आज की रिपोर्ट अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से आई है। बगराम एयरबेस में ही अमेरिका के ऑपरेशन अफगानिस्तान की प्लानिंग होती थी। यहीं पर अमेरिका ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए और अब अचानक एक रात को अफगानी सेना को बिना कोई हैंडओवर दिए, बिना बताए अमेरिकी सेना वहां से चली गई और अपने पीछे तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर छोड़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ और तालिबान किस तरह गिरिला रणनीति के तहत इस एयरफील्ड पर हमला करने की फिराक में है, ये सब आपको इस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा। अफगानिस्तान में आज तक की निडर रिपोर्टिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने बगराम एयरबेस से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। ये जगह 2 दशकों तक आतंक के खिलाफ एक बड़े, लंबे और खूनी युद्ध की गवाह रही है। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन अफगानिस्तान के केंद्र में यही जगह थी। यही वो जगह है जहां अमेरिका ने 2 दशक में $2 लाख करोड़ खर्च करके बगराम एयरबेस से अफगानिस्तान में अपनी जंग लड़ी। और हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर इतना पैसा और इतनी ऊर्जा लगाई, उस जगह को अमेरिकी सेना रातों रात छोड़कर निकल गई और इस बारे में अफगान सेना को कुछ बताया तक नहीं। जो जिस अंदाज से डेट तय की थी अमेरिकन सेना ने यहां से निकलने के लिए, लेकिन अचानक रातों रात वो गायब हो गए बिना अफगान आर्मी को पूछे, बिना अफगान सरकार को पूछे। तो क्या उसमें कुछ आपको भी कुछ अचानक ऐसा लगा कि ऐसी बात क्या हो गई कि वो रातों रात भाग गए? नहीं, वो रात रात भाग गया तो वो खलीलजाद खुद कहा था कि मैं आने में कोई इजाजत किसी को नहीं लेता हूं और जाने का भी। वही काम किया, वो लोग चला गया और हमको खबर भी नहीं किया। हम हमारा फौज बहुत ठहर है और सही है, सब जगह के घेर लिया है। कोई आदमी जो लोगों अंदर गया था वो उसको जोर से निकाल कर कानून के पंजे में हवाले कर दिया। अच्छा सर, ये मुझे आखिरी चीज बताइए, ये किस दिन हुई थी बात जब अमेरिका निकल गया था और आपको कितनी देर में पता चल गया? बस हम लोगों का तकरीबन चकदर कुमानों से बहुत आजू में खबर शुदे मो तकरीबन 2-3 घंटे में हम को खबर हो गया। जी ये 1 जुलाई को हो गया था। 2-3 घंटे में हम लोग खबर हो गया कि ये लोग यहाँ आधा छोड़कर गया था अपने वतन। जी जमीनी हकीकत ये है कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया पर हुआ कि पूरा अफगानिस्तान के लोग इस एयरबेस में घुस आए, फौज का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे के बाद उन्हें खबर मिली कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा उनका अफगानिस्तान में फौजी अड्डा था बागराम एयरबेस, उसको छोड़कर रात के 1 बजे चले गए थे। लेकिन रात के 4 बजे अफगान फौज को पता लग गया और वो तुरंत इस एयरबेस को घेरने में लगे। अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन की केंद्र बिंदु की तरह इस्तेमाल किया। यहीं पर सारा प्लान बनता था और यहीं से प्लान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाता था। 1950 में सोवियत संघ ने इस जगह को एक बेस के रूप में तैयार किया था और अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। ये एयरफील्ड कटीली तारों के पीछे एक तरह का छोटा मिलिट्री शहर है और ये काबुल से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। ये एयरफील्ड अफगान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स को सौंप दिया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के जाने के बाद अब पूरी सुरक्षा का जिम्मा अफगान फौज के हाथों में है।
लेकिन अब दिलचस्प ये देखना होगा कि इस देश की हिफाजत में अफगानिस्तान की सेना कितनी खड़ी उतरती है। अगर सेना के बल की बात की जाए, करीब 3 लाख सैनिक अफगान फौज में हैं, जिनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना ने ट्रेन किया है और उन्हीं हथियारों से वो लेस भी है। लेकिन जहां दूसरी तरफ तालिबान के साथ उनका युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ तालिबान अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहा है, वहीं पर उनकी तरफ से जो लड़ाई इस वक्त अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है, उसमें वो सीधे तौर पर मारने और मरने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन उसका मुकाबला अफगान फौज किस तरह करती है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अमेरिकी सेना के जाने से अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तालिबान इन हालात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। जून का महीना अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच युद्ध को देखते हुए सबसे भयानक समय रहा है। अफगानी सेनाओं ने 6000 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि अफगान सेना के 600 सैनिक शहीद हुए हैं। अब आगे हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान गुरिल्ला रणनीति के तहत अचानक हमला करने की फिराक में है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस से अशरफ वानी, आज तक। आज करगिल विजय दिवस है। द्रास हो या दिल्ली, आज पूरे भारत में करगिल के शहीदों का पराक्रम गूंजता रहा। चोटियों पर तिरंगे की आन बान शान बढ़ाते भारत के वीरों की तस्वीरें ट्रेंड करती रहीं। एक मुश्किल युद्ध में, विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने यह कर दिखाया। इस विजय के लिए पूरा भारत शहीदों का ऋणी है। आज आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके सामने आते ही आपका जोश हाई हो जाएगा। ये दृश्य भारत के वीर जवानों के पराक्रम के किस्से सुना रहे हैं और देश गर्व से देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है अपने बहादुर बेटों की शौर्य गाथा। कैसे कारगिल की हजारों फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर हमारे जवानों ने दुश्मन को पराजित किया था। कैसे कारगिल के विजेताओं ने पाकिस्तान को पस्त किया था। कैसे अपनी जान की बाजी लगाकर चोटी पर लहराया था तिरंगा। कारगिल विजय की 22वीं सालगिरह की तस्वीरें हैं ये। द्रास में सीडीएस जनरल विपिन रावत और लद्दाख के सांसद जियायांग शेरिंग नामग्याल ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाए और द्रास की जगह राष्ट्रपति बारामूला के वॉर मेमोरियल गए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल तक आज कारगिल के अमर बलिदान की गाथाएं जगमगा रही थीं। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में कारगिल युद्ध के दौरान जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनके प्रति तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके कारगिल के शहीदों को कुछ इस तरह याद किया। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। कारगिल में पाकिस्तान पर भारत की विजय के 22 साल गुजर चुके हैं। इस सेक्टर में दुश्मन की बंदूकें शांत हो चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 मोर्चों पर खतरा बना हुआ है। कश्मीर में गुरेज से लेकर लद्दाख में कारगिल तक एलओसी पर भारतीय सेना कठिन हालात में 24 घंटे पहरा दे रही है। पाकिस्तान भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन उसके आतंकी लॉन्च पैड्स पर पूरी हलचल है। भारत जम्मू में पाकिस्तान के साथ 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद 770 किलोमीटर लंबी सीमा अखनूर से पॉइंट NJ 9842 तक है।
लद्दाख में मौजूद LAC की 830 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन के साथ पिछले साल से तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इस दोहरे फ्रंट पर भी सेना पाकिस्तान और चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। खराब मौसम में भी ये सैनिक डटे रहते हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान की सेनाओं के पैर सर्दियों में उखड़ जाते हैं। उत्तरी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने साफ संदेश दिया है कि भारत के दुश्मन भले ही बड़ी से बड़ी साजिश कर लें, भारत करारा जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन विजय is a testimony that the Indian Army will never compromise on the integrity and sanctity of our territory. Neither it has done in the past, nor will it allow in the future. Any action by the adversary will be met with resolve, courage and bravery unparalleled in the history. भारत पर खतरा टला नहीं है। जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन यह हमारी सेना ही है जिसके शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस की बदौलत भारत आज सुरक्षित है हर खतरे को झेलने के लिए, चाहे वो नियंत्रण रेखा पर हो या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। कारगिल युद्ध आधुनिक युग की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक था, जिसमें दुश्मन सामरिक तौर पर हर लिहाज से बेहतर स्थिति में था। इसके बावजूद शौर्य, साहस और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान का प्रण लेने वाले भारत के वीरों ने उसे परास्त कर दिया। पूरा भारत इस बलिदान का ऋणी है। गौरव सावंत, द्रास, आज तक। करगिल युद्ध की विजय के नायकों को याद करने का सबका अपना अपना तरीका है। भारतीय सेना ने इस बार शहीदों के सम्मान का एक नया हाई हॉर्स पावर तरीका निकाला। आज के समारोह से पहले ही सैनिकों ने उधमपुर से द्रास तक बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी शामिल रहे। करीब 350 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों को पार करके यह रैली द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल पर संपन्न हुई। इस बाइक रैली से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा सेना के 2 बड़े संदेश थे। दक्षिण कश्मीर में आर्मर्ड जीप के बजाय बाइक से सफर करना और 4 लेफ्टिनेंट जनरल का बाइक पर सवार होकर लद्दाख में प्रवेश करना। ये दोनों बातें पड़ोस में रहकर विश्वासघात करने वाले देशों को सीधा संदेश है। देश के अमर शहीदों को याद करने का यह हाई हॉर्स पावर वाला तरीका है। इसमें एक्सीलेटर के साथ सिर्फ बाइक आगे नहीं बढ़ती, भारत का जोश भी बढ़ता है। कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह का जश्न आज पूरे देश ने मनाया है, लेकिन इस जश्न से पहले भारतीय सेना ने एक खास बाइक रैली के जरिए पूरे हिंदुस्तान की रगों में देशभक्ति का टैंक फुल कर दिया। सेना ने उधमपुर से द्रास तक दुर्गम रास्तों से गुजरने वाली ये बाइक रैली निकाली। करीब 350 किलोमीटर का सफर, दुर्गम रास्ते, जिसमें सबसे मुश्किल 11,500 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी की अगुवाई में बाइक पर सवार सैनिक बढ़ते रहे। साथ में मौजूद थी आज तक की टीम। ये बाइक रैली 2 दिन की थी। हमने श्रीनगर में पहला पड़ाव लिया और फिर जोजिला पास होते हुए द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़े। सेना के अफसर और जवान दक्षिण कश्मीर में आर्मर्ड जीप में नहीं बल्कि बाइक पर। इसमें भारत का संदेश साफ है, कश्मीर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है और दुश्मन के नापाक इरादे चूर चूर हो जाएंगे। When you compare in the terms of last 5 year spectrum, you will find a great degree of positivity in the environment. द्रास युद्ध स्मारक तक की यात्रा एक बार फिर शुरू होती है और इस समय जो ये यात्रा होगी वो सुंदर कश्मीर घाटी के बीचों बीच होते हुए जोजिला दर्रे को पार करके गुमरी, मटायन और द्रास पहुंचेगी। ये हवा चल रही है बदलाव की और ये बदलाव यहाँ पे रहने वाला है। कश्मीर घाटी अब बहुत ही सेफ और बिल्कुल ही सिक्योर जगह बन चुकी है। जोजिला दर्रा करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों में से एक है।
जिस सड़क पर हमारी बाइक दौड़ रही थी वो भयंकर बर्फबारी को झेलने के लिए खास तरह से बनाई जाती है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये काली कोलतार की सड़क यहाँ नहीं है। ये वो इलाका है जोजिला दर्रे पर जहाँ बहुत बर्फ भी गिरती है और पानी भी गिरता है। इसीलिए वो जो कोलतार की काली सड़क होती है वो टूट जाती है बहुत जल्दी। सीमेंट के ब्लॉक आपस में जोड़कर इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स जिन्हें कहा जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, आसानी से लग जाते हैं। बर्फ और पानी दोनों से नुकसान बहुत कम होता है और इसीलिए इससे सेना का सामान बहुत आसानी से और तेजी से जा सकता है। खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हम जोजिला पास पहुंच चुके थे। यात्रा में सबसे अहम पड़ाव तब आया जब हमने लद्दाख में प्रवेश किया। ये एक ऐतिहासिक पल है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए तो आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, जीओसी 15 कोर, 14 कोर और 16 कोर तीनों एक साथ, यानी एक आर्मी कमांडर, 3 कोर कमांडर एक साथ लद्दाख में अंदर घुस रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकेत है ये सभी के लिए। जैसा आर्मी कमांडर ने कहा, अगर टीम वर्क है तो सब एक साथ चलेंगे और उसमें जीत हमेशा देश की होगी। When I come to Dras, now I am in the threshold of entering into Ladakh. At the Zojila Pass, for me, emotions run very high. And what was ahead for me, was an absolute challenge. But it is thanks to the, brave soldier of the Indian Army who sort of stood up to the challenges and produced the results. सेना की इस बाइक रैली में मेजर काजल भी शामिल थी। रैली में शामिल अकेली महिला आर्मी ऑफिसर। आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है इस राइड का। मैं ऐसी राइड का फर्स्ट टाइम अपनी सर्विस में हिस्सा बनी हूँ। ये हमारी तरफ से हम लोग होमेज पे कर रहे हैं जो अपने मार्टियर्स हैं हमारे कारगिल युद्ध के, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला है। करीब 350 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद सेना के कमांडर और जवान द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुंचे। इस यात्रा का लक्ष्य केवल उन वीरों को श्रद्धांजलि देना नहीं था, एक बहुत मजबूत संदेश और संकेत भारत के दुश्मनों के लिए भी था। क्या जवान और क्या जनरल, सबका एक ही जोश, एक ही जज्बा। 22 साल पहले भारत के वीरों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पराजित किया था और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे की आन बान और शान की रक्षा की थी। पूरा देश आज उन अमर जवानों के आगे नतमस्तक है। गौरव सावंत, द्रास, आज तक। तस्वीरों में आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण कश्मीर के इलाकों से भी गुजरते हुए, यानी कि जिसे टेरर का हॉटबेड कहा जाता है, वहां से गुजरते हुए भी किसी ने न तो बुलेट प्रूफ पहना है और न ही बख्तरबंद गाड़ियां हैं, खुली हुई बाइक है और बेखौफ समा है। ये पाकिस्तान के उस नैरेटिव के बिल्कुल उलट है जो ये कहता है कि आम कश्मीरी जो है वो नाराज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे हंगामे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज संसद के गेट तक ट्रैक्टर को पहुंचा दिया। राहुल गांधी अपने साथी सांसदों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे थे। राहुल ने कहा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहे। राहुल के इन तेवरों ने कृषि कानूनों पर चल रही तकरार को और तेज कर दिया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने आंदोलन को दिल्ली के बाद लखनऊ तक ले जाने का ऐलान किया। साफ है कि कृषि कानूनों का विरोध अब सरकार के लिए सियासत वाली चुनौती बनकर सामने। ट्रैक्टर किसान की सवारी है, लेकिन जब कृषि कानूनों पर रार ठनी है तो ये राजनीति की सवारी भी बन गई है। कृषि कानूनों को 2-3 उद्योगपतियों के फायदे का कानून बताकर राहुल ने संसद तक अपनी ट्रैक्टर दौड़ा दी। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। नवंबर 2020 से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन में ट्रैक्टर से विरोध का तरीका प्रतीक के तौर पर कई बार इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी जब संसद तक ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे तो ये उसी ट्रैक्टरवादी पॉलिटिक्स का नया तेवर था। सरकार के मुताबिक
किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, किसान बिल्कुल खुश हैं, वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। किसान राजनीति को धार देने की कोशिश कर रहे राहुल पहली बार ट्रैक्टर पर नहीं बैठे हैं। वो पहले कई मौकों पर ट्रैक्टर को अपने राजनीतिक ब्रांडिंग का जरिया बना चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर 2020 में खेती बचाओ यात्रा में राहुल पंजाब के मोगा से हरियाणा के बॉर्डर तक ट्रैक्टर की सवारी कर पहुंचे थे। लेकिन तब ना तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के विरोध का जोर था, और तो और सोफा वाला ट्रैक्टर कह के बीजेपी ने उनकी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स को पंचर करने की कोशिश की थी। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। अब की बार भी जब संसद तक राहुल का ट्रैक्टर पहुंचा तो इस बात का बखेड़ा खड़ा हो गया कि जब संसद सत्र के दौरान धारा 144 लागू है तो राहुल वहां ट्रैक्टर कैसे ला सकते हैं। राहुल तो ट्रैक्टर से राजनीति का पंच मारकर संसद के भीतर गए, लेकिन पुलिस ने बाद में ट्रैक्टर जब्त कर लिया। ये जो ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर में राहुल गांधी आए थे और अब इसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है एक तरीके से कहें तो, और बाकायदा अब पुलिस इस ट्रैक्टर की निगरानी कर रही है। इसी ट्रैक्टर से राहुल गांधी पार्लियामेंट तक पहुंचे थे, हालांकि इस ट्रैक्टर को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास समेत कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस जो है डिटेन करते हुए उनको डिटेन किया है और यहाँ पे उनको बोला गया कि अलाउड नहीं है। सर कहाँ ले जा रहे हैं आपको? सर प्लीज मैडम बस में बिठाएंगे आपको, कोई बात नहीं, आराम से। ऐसा है, किसानों की आवाज भी दबा रही है सरकार और किसानों के हिमायतियों की भी। गिरफ्तार करें, जेल भेजें, हम तैयार हैं। सर बैठिए। मैडम तो यहाँ पे तमाम जो आप देखिए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ट्रैक्टर पे ब्रेक क्यों लगाए श्रीनिवास? पुलिस ने आके ट्रैक्टर चलाने को भी मना कर दिया है। हाँ। तो पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, हम थोड़ी डरेंगे उसके लिए। संसद परिसर से हिरासत में लेकर पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को कुछ घंटे दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में रखा। बाद में ये नेता छोड़ दिए गए, लेकिन राहुल का ट्रैक्टर अभी पुलिस के कब्जे में है। सूत्रों के मुताबिक ये ट्रैक्टर हरियाणा के सोनीपत के किसी कांग्रेसी नेता का है। राहुल गांधी के संसद तक ट्रैक्टर मार्च पे भले ही दिल्ली पुलिस ने ब्रेक लगा दी हो, मगर इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश को जंप स्टार्ट जरूर मिली है। हालांकि वो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि 2024 तक बाकी सियासी ओवरों में भी राहुल गांधी इसी तेजी और तीव्रता और कंसिस्टेंसी से बल्लेबाजी करेंगे। राहुल का ट्रैक्टर मार्च ऐसे समय में संसद तक पहुंचा है जब आंदोलनकारी किसान पहले से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद लगा रहे हैं। अभिनेत्री गुलपनाग ने भी सोमवार को किसान संसद का हिस्सा बनकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में अपना नाम दर्ज कराया है। किसान आंदोलन को टस से मस करा पाने में नाकाम बीजेपी ने राहुल के संसद तक ट्रैक्टर मार्च को साजिश कहा है। ऐड करके फोटो अपॉर्चुनिटी करना एक बात है, किसानों के हितों और किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर होना दूसरी बात है। जहाँ तक सवाल है, अगर उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठ करके और किसानों के आंदोलन, कुछ किसानों के आंदोलन को वो हाईजैक करके अपना राजनीतिक कोई फायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे तो वो असफल होंगे। इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग देश को में आशंकाएं और अफवाहें फैला करके किसी तरह का राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। वैसे तो किसान संगठनों के 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में ही जमकर हिंसा हुई थी, लेकिन ट्रैक्टर को प्रतीक मानकर राजनीति पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो अब लखनऊ को भी दिल्ली बना देने का ऐलान किया है, यानी दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तरह यूपी की राजधानी तक किसान आंदोलन की चेतावनी है। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे।
देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहाँ पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। किसानों का मोर्चा राजनीति के लिए सबसे मुफीद फसल की तरह है। बीतते वक्त के साथ सरकार के लिए कृषि कानून सबसे बड़ी चुनौती की तरह सामने आ चुका है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से मौसमी सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू स्वदेश लौट आई हैं। ओलंपिक में देश का परचम लहराने वाली चानू की वापसी पर खेल मंत्रालय ने सम्मान समारोह आयोजित किया। चानू ने 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को सबसे पहला मेडल दिलाने वाली एथलीट आज हमारे सामने हैं, साथ में हैं और उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में रच दिया है। मीराबाई चानू हमारे साथ में है। मीरा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस मेडल की जो आपने जीता है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ। इंडिया आके सबने मुझे वेलकम दिया, ग्रैंड वेलकम मिला, तो बहुत बहुत खुशी हुई। जी, आपको ग्रैंड वेलकम तो मिला ही, और 1.5 महीने पहले आपका एक इंटरव्यू हुआ था, स्पोर्ट्स तक में ही हुआ था, जिसमें आपने ये कहा था कि आप कोई कसर नहीं छोड़ रही जब आप यूएस में ट्रेनिंग कर रही थी इसकी, और क्लीन एंड जर्क के अलावा आपने ये भी कहा था कि स्नैच में आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही हैं उसको बेहतर करने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट जैसा आपने सोचा था उस तरीके का रहा? हाँ, मेरा स्नैच में मैंने पूरा कोशिश वही किया था, वही हुआ है, अच्छा हुआ। एशियन चैंपियनशिप से तो काफी अच्छा रही, मेरा सब बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ। बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहा। 2016 रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें हमने देखा था निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद ही दोनों साल में 2017, 2018 कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने गोल्ड जीता था। लेकिन एक प्रेशर होता होगा मीरा, ओलंपिक का अलग प्रेशर होता होगा, आपने अलग अलग वर्ल्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पर कैसी फीलिंग थी? हाँ, इस बार भी मुझे काफी प्रेशर थी कि पूरा दुनिया मेरे ऊपर होप रखी थी कि मीरा मेडल जरूर आएगी, तो उसको लेके मुझे थोड़ा सा नर्वस, टेंशन वो सब हुई थी कि क्या होगी, सबकी सपने को मैं पूरा कर पाएगी या नहीं। तो काफ़ी मैंने टेंशन भी होता, तो काफ़ी फेस मैंने किया था कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं रिलैक्स रख के ट्रेनिंग को एंजॉय करूँगी और कंपटीशन को मैं एंजॉय करके मैं फाइट करूँगी। तो ऐसा ही मैं पूरा खुद को मैं मेंटेन किया। अब आपको देख के भारत के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए होंगे कि आने वाले समय में वो भी स्पोर्ट्स में जाएंगे और वो भी देश का नाम इस तरीके से रोशन करेंगे, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट होता है अभी आने वाले युवाओं को लेके कि आपने जैसा मेडल जीता है और एक इमेज बन जाती है, एक उनको मोटिवेशन मिलता है, तो ये कितना ज्यादा जरूरी होगा नए लोगों के लिए? बहुत ही ज़रूरी है हमको, हम भी हमारी सीनियर जो भी इंडिया की अच्छा प्लेयर्स उनको देख के मोटिवेशन मिल के आज तक भी पहुंचा है। तो शायद सभी अभी इंडिया में लड़कियां काफ़ी ऊपर आ रही है। इंडिया का जो भी कॉम्पिटिशन, जो भी इवेंट स्पोर्ट्स में काफ़ी लड़की अच्छा हो रही है। तो अभी से मैं यही बोलना चाहती हूँ, खास लड़कियां लोग को गेम्स में, स्पोर्ट्स में जो भी पसंद है उसमें आके आपको हमारी साथ मिलके हम इंडिया के नाम को और ऊपर करने में हम सब मिलके करते हैं। तो खास लड़कियां प्लीज़ वेट लिफ्टिंग में आके हम मेरे साथ ट्रेनिंग करके वेट लिफ्टिंग के नाम और इंडिया में हम ऐसे दिखाते हैं कि लड़की हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम स्ट्रॉन्ग हैं, वो ही हम सब मिलके दिखा रहे हैं। जी, वेट लिफ्टिंग क्योंकि एक ऐसा गेम है कि कहने को तो ये आसानी से बोल दिया जाता है कि वेट लिफ्टिंग, लेकिन इसमें जो चीजें होती हैं उसमें सबसे जरूरी होता है आपका शोल्डर मूवमेंट, आपके लेग्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आपका बैक मूवमेंट। तो कहीं आपको ऐसा बीच में लगा जब आप 115 उठाने जा रही थी कि इसके बाद का जो 117 वाला जो आपका लिफ्ट था वो उसमें थोड़ी बहुत मुश्किल आनी दिखी आपको? हाँ, मैंने 15 तो इजीली मैंने किया था, तो 17 में मेरा बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो बहुत सारे टेक्निक होते हैं, सिर्फ उठाने में नहीं, तो वही टेक्निक मुझे थोड़ा सा लूज हो गई थी, बैक में थोड़ा सा मुझे लोड हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने जग नहीं कर पाई। फिर भी मैं और
अभी से मैं और मेहनत करूंगी कि जो जो मेरा कमी है उसी को नेक्स्ट कंपटीशन के लिए मैं और चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका ये ओलंपिक तो अच्छा खासा रहा है भारत के लिए और आपके लिए भी, लेकिन आने वाले आपके जितने भी और चैंपियनशिप रहे या फिर इवेंट्स रहे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा ब्रेक रहेगा। हाँ जी अभी तो ब्रेक है। मैं कल मणिपुर जा रही हूँ। अच्छा। तो थोड़ी देर मैं मम्मी फैमिली के साथ रहूंगी, उसके बाद फिर से स्टार्ट। ठीक है, तो हैप्पी मूवमेंट के बाद में मीरा फिर से हमको वेट लिफ्टिंग में दिखेंगी। लेकिन मीरा, आज तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। रहिए खबरदार।